नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशि सिंह। इसी के साथ रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि अंबिकापुर से है। अंबेडकर चौक पर स्थित दुकानों में भीषण आग लग गई है। जी हां, इससे फर्नीचर दुकान, ऑटो पार्ट समेत कई दुकानों का सामान जलकर खाक हुआ है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास की घटना है। आग लगने की घटना सामने आई है। बिल्कुल आपको बता दें, अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अंबेडकर चौक पर स्थित दुकानों में भीषण आग लगी है। फर्नीचर दुकान, ऑटो पार्ट समेत कई दुकानों का सामान जलकर खाक हुआ है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का अंबेडकर चौक के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। इसको लेकर अब तफ्तीश की जा रही है कि आखिर कितना सामान जला है। आप देख सकते हैं कितनी भीषण और भयावह ये आग है, जिसके बाद जो दुकानों का सामान है वो जलकर खाक हुआ है। तो भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। अंबिकापुर से ही खबर आपको बता रहे हैं, जो अंबेडकर चौक पर स्थित दुकानों में भीषण आग लगी है। फर्नीचर दुकान, ऑटो पार्ट समेत कई दुकानों का सामान जलकर खाक हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भीषण आग ये लगी है, जिससे यहाँ पर जो सामान है, जो दुकान है, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इसके बाद पूरा सामान जलकर खाक हुआ है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास की पूरी घटना जो आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दुकानों में भीषण आग लगी है। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, फर्नीचर और ऑटो पार्ट्स दुकानों का सामान जलकर यहां खाक हुआ है। वहीं मंडला के बमनी बजर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर वाहन चालक के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी तलाश जारी है। तो मंडला से खबर सामने आई है, जहां पर हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है। नशे में वाहन चलाने की आशंका जताई जा रही है। तो ये रोड एक्सीडेंट से जुड़ी एक खबर सामने आई है। सड़क सुरक्षा पर एक बार फिर जिससे सवाल उठ रहे हैं। बमनी मंजर में भीषण सड़क हादसा ये हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार मौत की वजह बनी है। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर भभूत समझकर 12वीं की छात्रा ने जहर खा लिया। 15 दिन बाद दम तोड़ा। बोर्ड की परीक्षा देने वाली थी। ईट खेड़ी क्षेत्र के एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। छोटी सी चूक ने 12वीं की होनहार छात्रा की जान ले ली। घर के मंदिर में रखी चूहा मार दवा को अनजान में भभूत समझकर खा लिया है। तो इलाज के दौरान इस छात्रा ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें, राजधानी भोपाल से खबर सामने आई है, जहां पर भभूत समझकर 12वीं की छात्रा ने जहर खा लिया। 15 दिन बाद छात्रा ने दम तोड़ दिया है। बोर्ड की परीक्षा देने वाली थी। ईट खेड़ी क्षेत्र से एक रूह कपा देने वाली ये घटना सामने आई है, जहां पर एक छोटी सी चूक ने 12वीं की होनहार छात्रा की जान ले ली। बोर्ड एग्जाम से पहले ये घटना घटी है। घर के मंदिर में रखी चूहा मार दवा को अनजाने में भभूत समझकर इस छात्रा ने ले लिया। चलिए इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रंजन जुड़ गए। रंजन, आपसे जानेंगे, देखिए जो घटना सामने आई है, जहां पर छात्रा की मृत्यु हुई है और भभूत समझकर इसने जहर खा लिया, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल के ईटखेड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर जो 12वीं की छात्रा है वो अपने घर में जो मंदिर बना हुआ था और माँ उनकी वहीं पर पूजा कर रही थी, लेकिन वहीं पर उनकी माँ ने जो है एक चूहे मारने की दवा रखी थी और बच्ची ने उसको जो है भभूत समझकर जो है खा लिया, जिसके बाद से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसके बाद से पास में ही जो है एक अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। तो अस्पताल से कुछ ही घंटों बाद जो है इसको फ्री कर दिया जाता है, ये कहकर कि जो पेट में जो है वो सामान्य समस्या है और थोड़ी बहुत गोली और दवाई दे करके जो है छात्रा को वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद अचानक फिर से जो है बच्ची के पेट में दर्द शुरू होता है, जिसके बाद से हमीदिया अस्पताल बच्ची को दिखाने के लिए लाया जाता है और हमीदिया अस्पताल जैसे ही पहुंचती, यानी 15 दिन का समय बीत चुका होता है इस दौरान, और 15 दिन पहले इस बच्ची ने जो है भभूत समझ के चूहे मारने की दवा खा ली थी। और इस दौरान हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर ने सीधे तौर पर जब चेकअप किया तो कई सारी चीजें जो है निकल करके सामने आई, जिसमें पता चला कि चूहे मारने की दवा जो है बच्ची ने खा ली है, लेकिन डॉक्टर्स की टीम भी जो है बच्ची को बचाने में जो है वो नाकाम रहे। और सीधे तौर पर कह सकते हैं बड़ी घटना जो है बोर्ड एग्जाम से पहले हुई, क्योंकि आज से बोर्ड की परीक्षा भी है और बच्ची परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही ये जो बड़ी घटना जो है वो घट गई। जी बहुत धन्यवाद रंजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए रुक करते अगली खबर का। आपको बता दें, भोपाल में 1 मई से मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना शुरू होगी। इस बार गिनती 3 चरणों में होगी। सबसे पहले मकानों की जानकारी, उसके बाद परिवारों का विवरण और अंत में व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की जाएगी।
तो फरवरी 2027 तक ये प्रक्रिया पूरी होगी। 3 चरणों में ये गिनती होगी। 1 मई से मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना शुरू होगी। भोपाल में जनगणना की जिम्मेदारी डिप्टी कलेक्टर भुवन गुप्ता को दी गई है। जनगणना के दौरान 1000 लोगों पर एक प्रगणक तैनात रहेगा जो घर घर जाकर जानकारी जुटाएगा। डेटा रियल टाइम में पोर्टल पर अपलोड होगा और प्रक्रिया लगभग पेपरलेस करने की पूरी तैयारी है। वहीं जाति से जुड़ा डेटा भी इसी डिजिटल प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा। ये भी जानकारी सामने आई है। जातिगत जनगणना से जुड़ी ये खबरें आपको बता रहे हैं, जहाँ पर सबसे पहले मकानों की जानकारी, फिर परिवारों का विवरण और अंत में व्यक्तिगत जानकारी जुटाई जाएगी। तो फरवरी 2027 तक ये प्रक्रिया पूरी होगी। तो भोपाल में जनगणना की जिम्मेदारी डिप्टी कलेक्टर भुवन गुप्ता को दी गई है। ये भी आपको बता दें, जनगणना के दौरान 1000 लोगों पर एक प्रगणक तैनात रहेगा जो घर घर जाकर जानकारी जुटाएगा। वहीं आपको बता दें कि ये डेटा रियल टाइम में पोर्टल पर अपलोड होगा और प्रक्रिया लगभग पेपरलेस होगी। इसकी भी तैयारी है और जाति से जुड़ा डेटा भी इसी डिजिटल प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा। वहीं रायपुर में प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती की अंतिम सूची जारी हुई है। उच्च शिक्षा विभाग ने 26 अभ्यर्थियों का चयन किया है। 12 फरवरी को होगा नवा रायपुर में अनिवार्य काउंसलिंग। सामान्य वर्ग और भूतपूर्व सैनिक कोटे से चयन हुआ है। तो बिल्कुल आपको बता दें, बड़ी जानकारी रायपुर से, जहाँ पर प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती की अंतिम सूची जारी हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने 26 अभ्यर्थियों का चयन किया है। वहीं 12 फरवरी को होगी नवा रायपुर में अनिवार्य काउंसलिंग। सामान्य वर्ग और भूतपूर्व सैनिक कोटे से ये चयन हुआ है। तो प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती की अंतिम सूची अब जारी कर दी है, जिसका इंतजार था। और इसी क्रम में आपको बता दें, उच्च शिक्षा विभाग ने 26 अभ्यर्थियों का चयन भी कर लिया। जिस तरह से लिस्ट सामने आई है उसके बाद से ये स्पष्ट हुआ है 12 फरवरी को होगा नवा रायपुर में अनिवार्य काउंसलिंग। वहीं भोपाल नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने देर रात अचानक थानों और पुलिस चौकियों का निरीक्षण किया। गोविंदपुरा और पिपलानी इलाके के थानों में एफआईआर रजिस्टर और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इसी दौरान सड़क किनारे जमघट लगाए खड़े लोगों से भी कमिश्नर ने बातचीत की और उन्हें कानून और नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। बता दें कि संजय कुमार ने कुछ ही दिन पहले भोपाल पुलिस कमिश्नर का चार्ज संभाला है और उनका पहला बड़े स्तर का निरीक्षण ये माना जा रहा है। तो देर रात कमिश्नर ने अचानक निरीक्षण किया है। राजधानी भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोविंदपुरा पिपलानी थानों में एफआईआर रजिस्टर को लेकर भी उन्होंने यहां पर समीक्षा की है। भोपाल नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने देर रात अचानक थानों में निरीक्षण किया। ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, साथ ही समाज में उत्पीड़ित असामाजिक तत्वों का ध्यान रखेंगे। साथ ही जो नशीले पदार्थों का सेवन जो लोग करते हैं उसको रोकने के लिए हम सब योगदान देंगे। बलरामपुर से खबर है, जहां पर पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह की चेतावनी सामने आई है। निष्कासित नेता ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को खुली चेतावनी अब दे दी है। निपटो निपटाओ की राजनीति बंद करो, ऐसा कहा है बृहस्पति सिंह ने। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और यूपी जैसी ना हो जाए कांग्रेस की हालत, ये भी उन्होंने कहा है। तो निष्कासित नेता ने खुली चेतावनी दी है। निपटो निपटाओ की राजनीति बंद करो, बृहस्पति सिंह ने चेतावनी दी है। वहीं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और यूपी जैसा ना हो जाए कांग्रेस की हालत, ये भी बृहस्पति सिंह ने कहा है। हिटलरशाही बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। तो तमाम वो बातें हैं जो कि बृहस्पति सिंह ने चेतावनी के तौर पर कही है। बृहस्पति सिंह ने पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। ये भी एक बड़ी बात सामने आई है। आक्रामक तेवर दिखाए उन्होंने, निष्कासन के बाद आक्रामक तेवर उन्होंने दिखाए हैं। वहीं निष्कासित नेता ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को खुली चेतावनी यहाँ पर दे दी है। तो बृहस्पति सिंह ने पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और आक्रामक तेवर दिखाए हैं। आर पार की राजनीति का लड़ाई उन्होंने एक तरफ से छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और यूपी जैसा ना हो जाए कांग्रेस की हालत, इसकी भी चेतावनी उन्होंने कांग्रेस को दी है। तो दिग्गज नेताओं को ये संदेश देने का काम किया है बृहस्पति सिंह ने और तमाम बातें उन्होंने कही है। बृहस्पति सिंह ने पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उसी के साथ निपटो निपटाओ की राजनीति बंद करने की बात भी उन्होंने कही है। निष्कासन के बाद आक्रामक तेवर बृहस्पति सिंह ने दिखाए हैं और उनका आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये कांग्रेस को तय करना है, बड़े नेताओं को तय करना है कि हमको क्या करना नहीं करना।
पूरा हम तो यही 50 कांग्रेस के लोगों को सलाह देना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हालत छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी मत बनने दो। पश्चिम बंगाल की कांग्रेस कमेटी, उड़ीसा की कांग्रेस कमेटी की तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी मत बनने दो। अगर ऐसा ताना बाना और बड़े लोगों को हिटलर शाही फरमान जारी होता रहेगा तो आम जनता उसको बर्दाश्त नहीं करती है और न करेगी। जनता के दिल में जगह बनाने के उनका दिल जीतना होगा, उनका काम करना होगा। ये बेवकूफ़ बनाने से काम नहीं चलेगा और आपस में लड़ने से काम नहीं चलेगा। सारे नेताओं को एकजुट होकर लोग काम करते हैं, तभी जनता आशीर्वाद। वहीं भोपाल में मुस्लिम नेता तौकीर निजामी के विवादित बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने बयान में विभिन्न राजनीतिक दलों में मुस्लिमों को लेकर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। निजामी ने कहा कि जूता चाटने वाला मुसलमान कांग्रेस में है, जूता खाने वाला मुसलमान भाजपा में है और जूता मारने वाला मुसलमान मजलिस में मिलेगा। तो जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और ये बयान एक विवादित बयान उन्होंने दिया है। तौकीर निजामी का ये विवादित बयान अब लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। मुसलमान होते हैं, एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें साथियों। 3 तरह के मुसलमान होते हैं, एक मुसलमान वो। वहीं विदिशा में फॉरेस्ट विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच सिरोंज क्षेत्र के देवपुर मंदिर को लेकर विवाद सामने आया है। मंदिर को हटाए जाने की संभावित योजना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। मंच से फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए विधायक ने कहा कि किसी भी मंदिर को हटाने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि धार्मिक आस्थाओं के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। तो मन से अधिकारियों को उन्होंने सख्त चेतावनी यहां पर दी है। विदिशा से खबर आपको बता रहे, क्या कुछ कहा है वो आप खुद सुनिए। यादव जी की सरकार राम राज्य लाने के लिए प्रयास कर रही है, कृष्ण राज्य लाने के लिए प्रयास कर रही है और उसमें तुम चूना लगा रहे हो। ये रेंज विभाग की दादागिरी स्वीकार नहीं होगी। देवी देवताओं को हटाने की बात करते हो, ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अगर हमारे धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ हुई, बरसों से हमारी सती माता कहां बैठी हो पता नहीं, भैरव बाबा चाहे बैठे हो, कोई इंदौर से आ रहा हो, कोई हरदा से, कहीं कहीं से बरसों बाद पूजा करवे आ रहे। दुर्गा माता और तो और मिट्टी वाले कुम्हार परेशान, धार्मिक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, डीएफओ साहब सुन लो, रेंजर साहब सुन लो, कलेक्टर साहब सुन लो, एसडीएम साहब सुन लो, तहसीलदार साहब सुन लो। धर्म की रक्षा के लिए यहाँ की सनातन समाज कोई समझौता नहीं करे। तो मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। नई शराब नीति पर मुहर लग सकती है। 19,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की मिल चुकी है मंजूरी। अनुपूरक बजट प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। जनता से जुड़ी योजनाओं को बैठक में विस्तार मिलेगा। योजनाएं केंद्र और राज्य के संयुक्त बजट से चलाई गई थी। वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रस्ताव आएगा। विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट ला सकती है और इसको लेकर चर्चा तेज रहे। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी को मंजूरी मिल चुकी है। ये बड़ी बात है। अनुपूरक बजट प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है इस कैबिनेट बैठक में। तो महत्वपूर्ण और बड़ी कैबिनेट बैठक ये होने वाली है। आपको बता दें, जनता से जुड़ी योजनाओं को बैठक में विस्तार मिलेगा और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ चर्चा होने की आसार है। योजनाएं केंद्र राज्य के संयुक्त बजट से चलाई गई थी और इन सभी योजनाओं को एक बार फिर देख के समझ के इनकी समीक्षा की जाएगी। वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रस्ताव आएगा। मोहन कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण और अहम बैठक होने जा रही है, जहां पर कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तमाम बिंदुओं को लेकर, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद इसमें फैसला आने की उम्मीद है और तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा होने के आसार है।
वहीं रायपुर से खबर है जहां पर साई कैबिनेट की बैठक है कल। सीएम साई की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। 11 बजे नया रायपुर मंत्रालय में बैठक होगी। जनहित के विषयों पर चर्चा करेगी कैबिनेट। बजट प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो सकती है। तो जिस तरह से आपको बता दें, बजट सत्र का आगाज होने वाला है छत्तीसगढ़ में और इससे पहले कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। साई कैबिनेट की बैठक है कल, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। 11 बजे नया रायपुर मंत्रालय में ये बैठक होगी। जनहित के विषयों पर चर्चा करेगी कैबिनेट। बजट प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो सकती है। तो बिल्कुल आपको बता दें, रायपुर से खबर आपको बता दें जहां साई कैबिनेट की बैठक होगी कल। जनहित के विषयों पर चर्चा करेगी कैबिनेट। बजट प्रस्ताव को लेकर हो सकती है चर्चा। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां चर्चा होगी और इन सभी मुद्दों के बाद ही कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसको लेकर पूरी तैयारी है। तमाम मुद्दों को लेकर यहां चर्चा की जाएगी और उसके बाद इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कई प्रस्तावों पर यानी इस कैबिनेट बैठक के बाद मुहर लग सकती है। वही बजट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आने वाले समय में जल्द ही अब बजट सत्र का आगाज भी होगा छत्तीसगढ़ में और इससे पहले इसको लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। चिप्स छत्तीसगढ़ और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के बीच आज एमओयू होगा। मुख्यमंत्री निवास में सुबह 10:30 बजे सीएम साई की मौजूदगी में एमओयू। वहीं राज्य में स्थापित होंगे सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और अत्याधुनिक ईएसडीडी सेंटर। एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्रीकल्चर के स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। हर साल 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप्स और एमएसएमई को तकनीकी सहयोग मिलेगा। युवाओं को राज्य में ही इंक्यूबेशन, मेंटरशिप और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो आईटी सेक्टर के लिए ये बड़ी सौगात है। आपको बता दें, एआई और तमाम बिंदुओं को लेकर जो टेक्नोलॉजी हब्स है उनको विकसित करने का यहाँ पर काम किया जाएगा। इसका लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए एमओयू साइन होगा। युवाओं को राज्य में ही इंक्यूबेशन, मेंटरशिप और रोजगार के नए अवसर देने की तैयारी है। वहीं रायपुर में कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ हो रहा है। आज सीएम विष्णुदेव साय साइंस कॉलेज मैदान से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में 6 महीने से 52 महीने तक के 44,000 कुपोषित बच्चों को कवर किया जाएगा। वहीं बस्तर संभाग से होगी अभियान की शुरुआत। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा इसमें शामिल है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सौगात देने जा रहे हैं और इसी क्रम में आज उनका कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं सीएम विष्णुदेव साय साइंस कॉलेज मैदान से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में 6 महीने से 52 महीने तक के 44,000 कुपोषित बच्चों को कवर किया जाएगा। वहीं बस्तर संभाग से होगी अभियान की शुरुआत। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा इसमें शामिल है। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की साज सज्जा शिव नवरात्रि के अवसर पर और भी भव्य रूप में निखर उठी है। महाकाल मंदिर प्रांगण से लेकर दर्शनार्थी मार्ग तक अद्भुत आकर्षण देखने को मिल रहा है। शिव नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो चुका है और आगामी महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस वर्ष देश विदेश से करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना जताई जा रही है। भगवान श्री महाकालेश्वर 14 फरवरी तक विभिन्न 9 रूपों और दिव्य श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देंगे। हम कुश्ती यात्रा टीम से है, 40 लोग हैं करीब। हम कर्नाटक से आए हैं। सुबह आके इधर अपना क्षिप्रा नदी के तट पर अपना क्षेत्र विधि सब करने के बाद शाम में आके महाकाल जी का दर्शन किया। मन को बहुत अच्छा लगा। आज का दिन पूरा बहुत अच्छा महसूस हुआ हमको और यहाँ का अरेंजमेंट, क्यू सिस्टम, लोगों को हम जो भी पूछे तो आंसर वो सब मन को बहुत अच्छा लगा। बहुत कोऑपरेटिव टीम हमको दिखाई। महाकालेश्वर मंदिर एकमात्र भारत देश में ऐसा मंदिर है जहां पर शिव नवरात्रि महोत्सव बनाया जाता है। शिव महारात्रि, महाशिवरात्रि कहेंगे। भगवान शिव का प्रकटोत्सव है। भगवान का एकादश ब्राह्मण द्वारा रुद्राभिषेक का पाठ किया जा रहा है। केसर चंदन का भगवान को उपटन लगाया जा रहा है और जलाधारी पर भगवान को हल्दी लेपन की जा रही है जो माता स्वरूप में की जाती है। तत्पश्चात भगवान की भोग आरती होगी और उत्साह का वातावरण है और प्रति दिवस सायंकाल भगवान को मेखला, वस्त्र, मुंडमाला, विविध प्रकार के आभूषण एवं वस्त्र धारण कराए जाएंगे। सभी दर्शनार्थी यहाँ दर्शन का लाभ लें। नवरात्रि का पर्व यहाँ पर चल रहा है महाकालेश्वर मंदिर में।
इसी दौरान भगवान महाकालेश्वर मंदिर में आज चतुर्थ दिवस के दिन भगवान का पंचामृत पूजन कर घटा टॉप मुगटा धारण करवाया गया। रजत आभूषण पहराए गए, भगवान जी को नवीन वस्त्र धारण कराए गए हैं। इसका सभी जनता, सभी श्रद्धालुजन महाकालेश्वर मंदिर के घटाटोप मुखटे के दर्शन लाभ लेने के बाद बहुत प्रसन्नचित्त मन हो रहा है। चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। जहां मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन ठंड नहीं पड़ेगी। जी हाँ, तेज ठंड से राहत मिलेगी लोगों को। तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने को मिलेगा। दिन में धूप तो रात में ठंड बरकरार रहेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद एमपी में लौटेगी ठंड हवाएं। 13 से 15 फरवरी के बीच तापमान में गिरावट के असर रहेंगे। फिलहाल बारिश के कोई संकेत नहीं है। मौसम विभाग ने ऐसा कहा है। 13 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे है। कटनी के करंदी सबसे ठंडा बताया जा रहा है। भोपाल सबसे ठंडा शहर है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री बताया जा रहा है। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में दिन गर्म है, रातें सर्द है। फरवरी में जारी रहेगा मौसम का उतार चढ़ाव। तो बिल्कुल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव अभी फिलहाल जारी रहेगा और इस दौरान अभी 2 दिन लोगों को ठंड से राहत मिलेगी और उसके बाद थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी हम कह सकते हैं कि देखने को मिलेगी और उसके बाद थोड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो भोपाल होली पर यात्रियों के लिए राहत मिलने वाली है। होली पर रानी कमलापति दानापुर के बीच 4 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। 27 फरवरी से 3 मार्च तक ये ट्रेन चलेगी। स्पेशल ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर है कि भोपाल से ये खबर है। होली पर यात्रियों के लिए राहत रहेगी। होली पर रानी कमलापति दानापुर के बीच 4 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। 27 फरवरी से 3 मार्च तक ये ट्रेन चलेगी। स्पेशल ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।